So rights and liabilities of beneficiary. तो सेस क्वी ट्रस्ट, ये मैगजीन है इनकी, किसके लिए ट्रस्ट को क्रिएट किया गया है, उस मैगजीन का मतलब यही है। सेस क्वी ट्रस्ट का मतलब जिसके लिए ट्रस्ट को क्रिएट किया, जिसके बेनिफिट के लिए, वो जो है बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो डिफिनीशन कैसे थी? अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी arising out of confidence reposed in and accepted by the owner for the benefit of another or owner. The beneficiary should have legal capacity to hold the property. तो एक क्वालिफिकेशन सिर्फ है बेनिफिशियरी की, वो क्या है कि उसके पास लीगल कैपेसिटी है टू होल्ड द प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो अब क्या क्या है इसमें? चैप्टर 6 प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 55 to 59 lay down the rights and liabilities of beneficiaries। तो जो सेक्शन 68 है वो लाइबिलिटीज की बात करता है सिंपली, ठीक है, और बाकी जो सेक्शंस है वो उसकी बात करते हैं राइट्स के। तो एक बार अपने राइट्स देख लेते हैं, जो राइट्स क्या कहता है। पहला राइट है राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, डिस्कस किया था। सेक्शन 55 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट a right to rents and profits of the trust property। सिर्फ रेंट ही नहीं, उसके प्रॉफिट्स भी जो है वो भी, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेफर किया था कि उसमें जितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस पर काफी टाइम तक अगर वो प्रॉफिट अपने पास रखी है तो उस पर भी इंटरेस्ट लगा के वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जो सेक्शन 56 है राइट ऑफ स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन, ये रीड विद सेक्शन 11। 56 वाला रीड विद सेक्शन 11। ट्रस्टी के पास राइट है, राइट टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तब क्या हो रहा है? द बेनिफिशियरी इज इंटाइटल्ड टू हैव द इंटेंशन ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट। तो जहां तक बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट है वहां तक ही वो एग्जीक्यूट करा सकता है। अब ये नहीं कि वो कह रहा है कि हम ही को ट्रस्टी बना दीजिए, बन सकता है, ऐसा नहीं है। बेनिफिशियरी कैन बी अ ट्रस्टी, बट यहां पे वो अपने एक्सटेंट तक एग्जीक्यूट करा रहा है। ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट, ये सेक्शन 56 में बताया गया। इसी के पैरा 2 में बताया गया राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। क्या बता रहा है? सेक्शन 56 पैरा 2 प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज ओनली वन बेनिफिशियरी एंड ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मींस मेजर और साउंड माइंड का, और नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय द कोर्ट, और वेयर देयर आर सेवरल बेनिफिशियरीज एंड दे आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही और दे मे रिक्वायर द ट्रस्टी टू ट्रांसफर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू हिम और देम और सच पर्सन एज ही और दे मे डायरेक्ट। ठीक है ना? तो वो ट्रांसफर करने को पोजीशन को कह देगा अगर वो जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर जो है उस पर्सन को होगा, या तो उस बेनिफिशियरी को होगा अगर वो अकेला है, कई सारे बेनिफिशियरी है तो उन सब को, या फिर उन दोनों को जो डायरेक्ट करेगा उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना? तो वहां पे न्यू ट्रस्टी की बात भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि बेनिफिशियरीज ही अप्लाई करते हैं कोर्ट में अप्लाई करते हैं पिटीशन के थ्रू, बेनिफिशियरीज के पास पावर है। अब जब वो सेक्शन 74 में अप्लाई करेंगे नए ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के लिए, तो इसी जगह पे सेक्शन 56 के पैरा 2 में वो ट्रांसफर पोजीशन करने को कह सकते हैं, किसको? पुराने ट्रस्टी को। ठीक है, थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला है राइट टू इंस्पेक्ट, सेक्शन 57, उधर सेक्शन 19। अकाउंट्स कहां मेंटेन कर रहा था? वहां पे 19 में। तो 19 में अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो उसकी ड्यूटी, इसका क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है ना? तो किसके अगेंस्ट में अपनी ड्यूटी इन्फोर्स करा रहा है? बेनिफिशियरी के अगेंस्ट में, है ना। और यहाँ पे जो राइट ये अपना इन्फोर्स कराएगा वो ट्रस्टी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ड्यूटी और राइट वाला ऑफेंड का कॉन्सेप्ट था, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा के अगर देखेंगे सेक्शन 19 रीड विद सेक्शन 57 provides that the beneficiary has a right as against the trustee and all the persons claiming under him with the notice of the trust to inspect and take copies of the instrument of trust and the documents of title relating solely to the trust property। क्यों ट्रस्टी के पास ही जा रहा है?
ये ट्रस्टी के पास ही क्यों जा रहा है? क्योंकि टाइटल की जो प्रोटेक्शन थी वो किसके पास थी? ट्रस्टी के पास। याद है ना, ट्रस्ट के टाइटल की प्रोटेक्शन का जो जिम्मा दिया गया था, ड्यूटी दी गई थी, किसको दी गई थी? ट्रस्टी को। इसीलिए वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसके टाइटल के इंस्ट्रूमेंट को वो कॉपी करके रखता है, और उसके अलावा कोई भी अगर उस पर मैटर चल रहा है या लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी वो स्पेसिफाई कर सकता है। इंस्पेक्ट करने की पावर किसके पास है? इंस्पेक्ट करने की पावर किसके पास है? ट्रस्टी के पास है ना? ट्रस्टी के पास है कि बेनिफिशियरी के पास है? कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? देखिए, सेक्शन 19 में एक ड्यूटी दी गई है ट्रस्टी को कि आप एक अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे। अकाउंट के अलावा आप टाइटल भी मेंटेन करेंगे। उस टाइटल की सुरक्षा करना भी ट्रस्टी की जिम्मेदारी है। ट्रस्टी अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो जैसे ही बेनिफिशियरी को लगे कि उसके बेनिफिट में सही तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो वो एक बार कागजों को चेक करेगा, है ना, कि क्या क्या इनके वो उसमें जो है एरर कर रहा है, एरर ह्यूमन एरर है या जानबूझ के इंटेंशन की गया है कि इसकी एरर को क्लियर किया जा रहा है। तो उसने जैसे ही उस अकाउंट्स का इंस्पेक्शन किया तो उसने पता लगा है कि ये दिक्कत है। इसके अलावा भी बेनिफिशियरी को अगर अपना क्लेम करना है तो कोर्ट के पास जाएगा, तो कोर्ट पूछेगी कि आपके पास लोकस स्टैंडाई क्या है, किस वजह से आप हमारे सामने आके खड़े हुए। तब वो तो ये नहीं बताएगा कि कोई पर्टिकुलर बेनिफिशियरी हूँ, तो उसने कहा था आपके पास सबूत क्या है, तो आपको दिखाना पड़ेगा ट्रस्टी डीड को। ट्रस्टी डीड किसके पोजीशन में है? ऑलरेडी ट्रस्टी के पास है, तो उसकी एक जेरॉक्स तो आप रखेंगे कि यहाँ पे ये पावर है ना, इसी पावर का काम करके वो ट्रस्टी डीड की कॉपीज भी ले सकता है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कागज है उसको भी अपने पास लेके रख सकता है, ठीक है। और एक्चुअली जब ग्राउंड बेसिस पे बात भी करेंगे तो जितने बेनिफिशियरीज होते हैं उनके पास जेरॉक्स रहती है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी की भी रहती है, ट्रस्ट डीड की भी रहती है, ऑलरेडी कोई रेंटल और प्रॉफिटेबल हो रहा है तो उसकी भी रहती है, ठीक है। तो ट्रस्ट से रिलेटेड जितने भी है उनको इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, सेक्शन 58 में द बेनिफिशियरी इफ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट may transfer his interest but subject to the law for the time being enforced। और वहां पे बात की थी, है ना, कि जो ट्रांसफर ट्रस्टी है अगर वो बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट बाई कर रहा है तो विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ सिविल जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, तो यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट टू द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, ये वही प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन के रेफर कर रहा है, फाइल तो वही करेगा पिटीशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू सू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 59। अब सेम वही बात कर रहा है, यहां पे वेयर नो ट्रस्टी आर अपॉइंटेड और ऑल द ट्रस्टीज डाई, disclaim or are discharged, or where for any other reason the execution of the trust by the trustee is becomes impracticable and the beneficiary may institute the suit for the execution of the trust। तो यहाँ क्या इंस्टीट्यूट कर रहा है? सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा है, पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है। द बेनिफिशियरी may institute a suit for the execution of the trust and the trust shall so far as may possible be executed by the court until appointment of a trustee or a new trustee, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 60 में क्या बात कर रहा है? राइट टू प्रॉपर ट्रस्टीज के बारे में। एक्सप्लेनेशन 1 इसका डिफाइन करता है क्या, कि कौन प्रॉपर पर्सन नहीं होंगे, निगेटिव डेफिनेशन है वहां पे, और वहां पे 6 पॉइंटर्स बताए गए हैं। जैसे उसमें एक है कि इनकॉम्पिटेंट है, एडवर्स पोजीशन में है, अगर किसी कोर्ट ने उसको इनकॉम्पिटेंट घोषित कर दिया है, एलियन है या फिर अब्रॉड में रह रहा है, तो कई सारे उसके जो है पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, वो सब बताया गया कि कौन प्रॉपर पर्सन नहीं होगा। तो निगेटिव डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 60 के एक्सप्लेनेशन 1 में कि हु आर नॉट प्रॉपर पर्संस, उसके अलावा जितने लोग होंगे वो प्रॉपर पर्सन होंगे। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि प्रॉपर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट के लिए भी जो यहाँ पे बात करेंगे वो बेनिफिशियरी करेंगे, ये एक राइट है उनका, कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो उनके बेनिफिट के लिए जनरेट की गई है, उसकी प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और उसको बचाने के लिए पूरा काम किसका रहेगा? उस प्रॉपर पर्सन का रहेगा, उसकी अपॉइंटमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कंपेल एनी ड्यूटी। तो ड्यूटी कंपेल कराने का काम भी किसका है? ये
बेनिफिशियरी का है कि ट्रस्टी कभी भी जो ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए वो कंपेल है, उस ड्यूटी को परफॉर्म कराने के लिए भी बेनिफिशियरी फाइल कर सकता है पिटीशन। उसके अलावा क्या है, राइट इन केस ऑफ रॉन्गफुल परचेज बाय द ट्रस्टी, अगर कोई रॉन्गफुल ट्रस्ट प्रॉपर्टी बॉट की जा रही है या फिर बेनिफिशियरी के पास राइट है कि उस प्रॉपर्टी को तुरंत ट्रांसफर कराएगा किसके नाम पे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के नाम पे या न्यू अपॉइंटी के नाम पे, और उसके अलावा वो जो उसके अपने पोजीशन में वो प्रॉपर्टी रखे हुए रॉन्गफुली जो बॉट की हुई है उसको तुरंत जो है किसके नाम पे ट्रांसफर करा देगा, आपके उस न्यू अपॉइंटी के नाम पे या बेनिफिशियरी के नाम पे। ठीक है, मतलब वो रॉन्गफुली बॉट जो चीज है उसको वो इजीली सोल्ड आउट ना कर दे, इसीलिए उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी के पास दे देगा। फिर बाद में वो डिसाइड होगा कि उस प्रॉपर्टी पे क्या डिस्प्यूट चल रहा है और किसके क्लेम पे। ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, हाँ अगला है राइट इन केस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी, सेक्शन 66 provides that where the trust property wrongfully mingles the trust property with his own, the beneficiary is entitled to a charge on the whole fund for the amount due to him। तो ऑब्वियसली रॉन्गफुली उसने जो है क्या किया है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, अपनी प्रॉपर्टी से मिला लिया है, तो उस पूरे फंड की जो जिम्मेदारी है वो बेनिफिशियरी के पास चली जाएगी। लायबिलिटी जो बताई गई है वो सेक्शन 68 में बताई गई है, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कई सारे बेनिफिशियरी, उनमें से कोई एक जो है ज्वाइन कर लेता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को या जानबूझ के जो है ऐसा एडवांटेज देता है बिना दूसरे बेनिफिशियरी से कंसेंट के, या फिर वो अवेयर का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से या सॉरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो कमिट होने वाला है और उसने कोई पॉसिबल स्टेप नहीं लिया उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर उसने ट्रस्टी को डिसीव किया और उसने कोशिश की कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिले कर दिया, तो वहां पे वो उसका इंटरेस्ट के तौर पे अपना मुआवजा कंप्लीटली कंपनसेट करेगा। ठीक है, ये आपका हुआ लायबिलिटीज और राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी, चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर 7 में बात कर रहा है अगर ट्रस्टी की जो सीट है वो वैकेट हो जाती है तो कैसे उसका ऑफिस वैकेट होता है, उसकी ड्यूटीज कंप्लीट हो गई, ट्रस्ट जो है खत्म हो गई या उसका जो डेट क्लेम कर रहा था वो हो गया, तो उसके बारे में सेक्शन 70 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 71 स्पेसिफिकली बात कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी की। उसके बाद पिटीशन जो डिस्चार्ज की है वो फाइल कर रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी सेक्शन 73, ठीक है ना। चाहे तो अब उसके बाद फिर कौन कौन कर सकता है, वहां पे ट्रस्टी कर सकता है जो उस समय हो, या कोई रिटायर्ड ट्रस्टी करेगा या उसके अलाउंस करेंगे, ठीक है, नहीं तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सेक्शन 74 में वही अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट्स दिया हुआ है, उसी का पैरा 2 पढ़ेंगे तो उसमें रूल्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया, सेक्शन 75 वेस्टिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन न्यू ट्रस्टी। फिर है 76 में सर्वाइवल ऑफ द ट्रस्ट, कि कैसे उस ट्रस्ट को बचाया जाएगा। ये आपका हो गया सेक्शन और चैप्टर नंबर 7 वैकेशन ऑफ द ट्रस्टी ऑफिस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। कोटेशन है, ट्रस्ट इज द वेरी सेंटर, ट्रस्ट इज द वेरी सेंटर एंड कर्नल, KERNEL, KERNEL ऑफ इक्विटी। ट्रस्ट इज द वेरी सेंटर एंड कर्नल ऑफ इक्विटी। किसने बोला है, सेड बाय बेकन, BACON। MCQ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। MCQ लगाएंगे तो ये अक्सर कोटेशन 2-3 बार पूछी नहीं है, तो इसको आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी रिफर कर सकते हैं। तो ये बात हुई यहां तक आपकी, ठीक है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं, अभी लास्ट वाला जो है एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है ना। जो चैप्टर 8 है वो एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट है, जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस कर लिया, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है। चैप्टर 6 क्या था, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी। उसके बाद चैप्टर 5 क्या था, डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। चैप्टर 4 राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी। फिर चैप्टर 3 ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। चैप्टर 2 क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अगर रिवाइज करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तब स्पेसिफिकली हम ट्रस्ट को खत्म करने जा रहे हैं चैप्टर 8 में, ठीक है। तो क्या कहता है चैप्टर 8, जब हमको
ट्रस्ट को खत्म करना है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर नंबर 8। केवल उसमें 3 ही सेक्शन है, 77, 78, 79। ठीक है, अब क्या बता रहा है, चैप्टर 8 सेक्शन 77 to 79 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है खत्म हो रही है। सेक्शन 77 प्रोवाइड्स दैट अ ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड इन द फॉलोइंग वेज। कौन सी थी? एक है एक्सप्रेसली रिवोक, या फिर व्हेन, सबसे पहले ये देखते हैं, ये पॉइंट जो कह रहा है व्हेन इट्स पर्पस इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, उसका पर्पस पूरा कंप्लीटली जो है फुलफिल कर दिया गया है। ठीक है ना, अगर उसका पर्पस पूरा कंप्लीटली फुलफिल कर दिया गया तो उसके बाद वो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन इट्स पर्पस बिकम्स अनलॉफुल। अनलॉफुल कहाँ बताया गया है? सेक्शन 4, उसके आगे लिख लीजिए चाहे तो, रीड विद सेक्शन 4। ठीक है, अनलॉफुल जो है कहाँ बताया गया है? सेक्शन 4 में। अगर उन पॉइंटर्स में से किसी एक पॉइंट में रिफर हो जाता है तो वो ट्रस्ट अगर अनलॉफुल डिक्लेयर हो गई तो तुरंत वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स पर्पस बिकम्स इम्पॉसिबल बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी और अदरवाइज। ठीक है ना, इम्पॉसिबल हो जाए, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, प्रॉपर्टी जल जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तब वो ट्रस्ट क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगला क्या है, व्हेन द ट्रस्ट बीइंग रिवोकेबल इज एक्सप्रेसली रिवोक्ड। ट्रस्टी था, ठीक है, पता चला कि बहुत एग्जांपल है कि एक ट्रस्ट थी, ठीक है, पर्टिकुलरली उसमें बहुत बड़ा जो है फ्रॉड हो गया, ठीक है ना, और उसमें स्कैम हुआ और पूरा ट्रस्ट का मनी जो है वो चला गया। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसका जो क्रिएटर है उसने एक नया जो है ट्रस्ट डीड बनाई और ट्रस्ट डीड बना के उस ट्रस्ट को ही बंद कर दिया। तो स्पेसिफिकली रिवोक कर दिया। एक्सप्रेसली रिवोक मतलब वहां बता दिया कि इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को हम खत्म कर रहे हैं आपसे। ठीक है, अब सेक्शन 78 में क्या बताया गया? रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में। इट्स प्रोवाइड दैट अ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल मतलब बिक्विथ कर रहा है, वसीयत बना रहा है, मे बी रिवोक एट द प्लेजर ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर कौन है यहाँ पे? जो वसीयत बना रहा है वो क्रिएटर हो सकता है, ऑथर भी हो सकता है। ठीक है, अ ट्रस्ट अदरवाइज क्रिएटेड, अदरवाइज क्रिएटेड मतलब इसमें क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, वहां पे वसीयत के थ्रू क्रिएट हो रही है। अगर वसीयत के थ्रू क्रिएट नहीं होगी तो ये घर आ रहा है, उसकी बातें कर रहा है। वेयर ऑल द बेनिफिशियरीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर कंसेंट, वो सब जब कंसेंट दे देंगे तो ट्रस्ट को रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर वेयर द ट्रस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट और बाय वर्ड ऑफ माउथ इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ रिवोकेशन एक्सप्रेसली रिजर्व टू द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, वही बात कर रहा है, स्पेशली उसने बता दिया कि उस ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है कि ये ट्रस्ट डीड सिर्फ और सिर्फ ऑथर के द्वारा ही खत्म की जा सकती है, तो वहां पे स्पेसिफिकली उनके द्वारा खत्म की जाएगी। वेयर द ट्रस्ट इज फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट, तो जैसे ही डेट चुकेगा वो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो बात कर रहा है उसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अ कन्वॉय प्रॉपर्टी to be in trust to sell the same and pay out the proceeds of the claim of A's creditor। ठीक है ना, A reserves no power of revocation if no communication has been made to the creditor, A may revoke the trust। अब एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी को इसीलिए क्रिएट किया गया था कि जो पैसा क्रेडिटर से लिया गया था उसको चुकाते ही ये पूरी प्रॉपर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। लिखा ही ट्रस्ट डीड में ये बात कही गई है कि डेट जो उन्होंने लिया, जो लोन लिया, जो उधार लिया है उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे है, जैसे ही उसको चुका लेंगे वैसे ही ट्रस्ट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो उसमें अगर लिखा भी नहीं हुआ, एक्सप्रेसली लिखा भी नहीं हुआ, तो ए चाहे तो जब ये पूरा डेट चुका देगा, अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा देगा, सारे अकाउंट्स को सेटल डाउन कर लेगा, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वो खत्म करने के बाद रिवोक कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 77, 78, 79। यहाँ पे आपका ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन मेंस के बीच में, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, माइनर एक्ट है, इसको आप रेफर कर लीजिएगा, क्वेश्चंस लिख लीजिएगा मेंस के, और उसके हिसाब से फिर आप उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी? कुछ नहीं पूछना है किसी को?
नहीं, अभी जो पढ़ा है उस पर, मतलब जो नोट्स हैं उस पर कोई दिक्कत हो बताइए, लिखेंगे तो तब पूछेंगे नहीं आपको। अगर अभी स्पेसिफिकली जैसे जितना पढ़ाया है उसमें कोई चीज़ ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रही है, कुछ नहीं है सर। ठीक है, मैग्जिम्स वगैरह से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, डेलीगेटर्स नॉन डेलीगेट वाली, प्रोटेस्ट वाली जो लगी हुई है, और सेस्क्वी वाली, ट्रस्ट वाली, बेनिफिशियरी के जो है, ठीक है ना। तो कुछ मैग्जिम्स कभी कभी रिफर कर देते हैं, उसके स्पेसिफिक प्रोविजन पूछ सकते हैं, और बहुत डीपली अगर पढ़ना है तो फिर कर सकते हैं, बाकी तो मेंस के लिए ही है स्पेसिफिकली। ठीक है, चलिए, थैंक यू।